हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था आपका बेस्ट प्लांटिंग सीज़न फॉर कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। देखो बेसिकली जो सबसे मोस्टली ड्रिप इरिगेशन बेसिक एक फंडा क्लियर करना है। फ्लैट और फरो मेथड जितने भी फार्मर्स यूज़ करते हैं, अगर उनके प्रोडक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे और जो फार्मर ड्रिप इरिगेशन यूज़ ले रहा है तो उसका अगर हम प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे तो आपको दिन रात डे नाइट का उसमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। लगभग आपको जो ड्रिप इरिगेशन यूज़ में ले रहा है वो लगभग जस्ट डबल प्रोडक्शन ले रहा है, और जो फ्लैट और फरो मेथड से ले रहे हैं यूज़ में उनका जस्ट हाफ ऑफ द इरिगेशन, हाफ ऑफ द प्रोडक्शन। Drip irrigation increased the yield of cotton on all India basis. A yield increase of 27% is recorded. देखो ड्रिप इरिगेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 27% इसकी जो yield है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देयर आर इंडिविजुअल फार्मर्स केसेज वेयर द yield was doubled by drip irrigation. जब भी हम ड्रिप इरिगेशन अगर हम कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज़ ले रहे हैं तो जस्ट क्या हो रही है, जो आपका इल्ड है वो डबल हो रही है। वेयर इल्ड वॉज डबल बाय ड्रिप इरिगेशन व्हेन कंपेयर टू द इल्ड ऑब्टेन अंडर फरो और फ्लड इरिगेशन। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया है अभी जस्ट, कि कैसे नॉर्मल जो फार्मर्स हैं जो फ्लड इरिगेशन और फरो इरिगेशन यूज़ में ले रहे हैं और जो ड्रिप इरिगेशन यूज़ में ले रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंस है बेसिकली। रिसर्च इनटू द रीजंस फॉर सच yield increase under drip system has shown that yield increase as the interval between water application is decreased even if the total amount of water applied is unchanged. During heavy fruiting, mild water stress associated with intermittent irrigation triggered deterioration of the root system. आपका जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है, किसको ट्रिगर करता है मेनली, आपके रूट सिस्टम को, विच इज़ इरिवर्सिबल, जिसको आप शायद बैक, मतलब एक होता है ना कि हम प्लांट को फिर से एक अच्छी ग्रोथ पर लेकर आना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओनली हाई फ्रिक्वेंसी लो इंटेंसिटी इरिगेशन कैन प्रिवेंट सच साइक्लिक वाटर स्ट्रेस। उसके बाद आपको जो अगर इनसे बचना है तो ड्रिप इरिगेशन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है इन सब चीज़ों से, वाटर स्ट्रेस वगैरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन मेक इट पॉसिबल टू ग्रो कॉटन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ड्रिप इरिगेशन इज द ओनली वन सिस्टम दैट गिव यू परमिशन टू कल्टिवेशन ऑफ कॉटन फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉइल्स एज नो। तो सभी प्रकार की मृदाओं में आपको कपास की खेती करनी है तो ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ में लो और आराम से आप कर सकते हो। इवन इन लाइट और शेलो सोइल इन विच वाटर स्टोरेज इज इन एडिक्वेट टू सप्लाई द crop over and extend irrigation cycle is a case with furrow or flood irrigation. Drip irrigation provides an opportunity to raise a good high yielding cotton crop. ड्रिप इरिगेशन एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे इनकम के लिए, एक अच्छे यील्डिंग के लिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिकॉज इट एलिमिनेट्स intermittent water stress, irrigation allows to the crop approach its production. जब भी हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ में ले रहे हैं तो हर एक चीज़ के लिए एलिमिनेट करता है वाटर स्ट्रेस को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल फॉर मोर डेज ऑफ द सीजन thus resulting in higher yields. Drip irrigation is suitable in any types of land extend irrigation cycle as the case with furrow or flood irrigation और ड्रिप इरिगेशन। देखो ड्रिप इरिगेशन है जो बेसिकली आप जानते हो सभी प्रकार की भूमि के लिए, जिसको लैंड के लिए क्या है सूटेबल है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, तो बता ही दिया मैंने आपको, टू रेज अ गुड हाई यील्डिंग कॉटन क्रॉप, बिकॉज ये वाला पॉइंट भी फिर से आ गया है इसमें।
इरिगेशन इज सूटेबल, ये वाला पॉइंट भी फिर से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटर कल्टिवेशन या इंटर कल्चर ऑपरेशन फॉर द कॉटन। टाइमली वीडिंग और यूज़ द वीडी साइड विल मिनिमाइज द वीड पॉपुलेशन। देखो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो होती है आपकी डिक्रीजिंग ऑफ योर प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप फ्रॉम द वीड, मतलब फर्स्ट खरपतवार ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके कॉम्पिटिटिव होती है क्रॉप के, और आपकी ईल्ड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ सॉइल प्रिपरेशन इज़ प्रॉपरली डन बिफोर सोइंग। बेसिकली मैंने आपको बताया एक तो विंटर समर सीज़न में, गर्मी वाले सीज़न में आपको डीप प्लोइंग वगैरह करना, और बिफोर द प्लांटिंग और सोइंग आपको क्या करना है, एक अच्छा फ्लैट बेड तैयार करना है जिससे कम से कम क्या हो, वीड्स हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द इंटर कल्टिवेशन विद होइंग विद it should be minimum in drip irrigation. In pair row planting, interspace between two pair rows can be intercultivated by small implements. Mulching can be done in irrigated cotton. देखो बेसिकली ड्रिप इरिगेशन में एक तो आपको जो आपकी प्लांटिंग के स्पेसेस है उसका ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, थोड़ा न्यूट्रिएंट की अगर डेंस पॉपुलेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा हर एक चीज़ के लिए, फॉर लाइट, फॉर न्यूट्रिएंट, फॉर द वाटर। और इजीली होगा किसके लिए, आपको क्रॉप वीडिंग के लिए या इंटरकल्चर ऑपरेशन जितने भी आप करते हो। उसके बाद फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिगेशन की हम बात कर लेते हैं। इन इंडिया एक्सपेरिमेंट डाटा रिवील्स दैट ऑन एन एवरेज 100 to 125 kg नाइट्रोजन, 60 से 60 to 75 kg P2O5, 80 kg K2O पोटास आपको देना है पर हेक्टेयर रिकमेंडेड। देखो बेसिकली आपको फर्स्टली सॉइल टेस्टिंग करवाओ, उसके बाद आप क्या करो, पता लगाओ कि कौन कौन से आपको बेसिकली न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत बड़ा रोल अपने आप में रखते हैं कॉटन कल्टीवेशन में। उसके बाद however it is always advisable to calculate the NPK doses after soil analysis report. Under traditional fertilizer application the entire doses of NPK is added into 3 to 4 स्प्रेड doses। लगभग अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड बिना सॉइल टेस्टिंग के यूज़ में ले तो लगभग आपको 3 से 4 भाग में आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ लेने हैं, और डीप प्लेस करने 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल नियर द वेटेड एरिया ऑफ द ड्रेनर। उसके बाद नेक्स्ट हम हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं और यील्ड की बात कर लेते हैं। कॉटन कैन आइदर बी पिक बाय हैंड और बाय मशीन्स। मैनुअल पिकिंग इज स्लो बट बेटर प्रिजर्व्स fiber characteristic of cotton. Ball opening is the first action on the fiber which pushes fiber from the place where they were embedded for weeks before being exposed to the external conditions. The ball opening thus has no effect on the fiber quality. However, a longer stay of the open balls इन द फील्ड में चेंज द कलर। जब भी आपने देखा हुआ कॉटन कल्टीवेशन जब एंड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द हार्वेस्टिंग, आपने देखा होगा कि अगर हम बॉल्स क्या हो जाती है, जैसे आपने देखा हुआ फील्ड में अगर हम उसको ज़्यादा हार्वेस्टिंग पीरियड के टाइम से उसको ज़्यादा रख देते हैं तो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और जो कॉटन का जो कलर है वो भी डैमेज हो जाता है लगभग। मेक्स द फाइबर श्रिंक दस अफेक्टिंग। देखो बेसिकली क्या हो जाता है, सिकुड़ नहीं लग जाती है। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर करेक्टर्स लेंथ, स्ट्रेंथ और माइक्रोनेर। देखो एक अच्छी शाइनिंग होना चाहिए, एक अच्छी लेंथ होना चाहिए, एक अच्छी उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, एक मतलब प्रीमियम क्वालिटी की जो क्रॉप होती है उसके लिए आपको चीज़ें जो ध्यान में रखनी है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो वन करेक्टर में बी अफेक्टेड मोर द अदर इफ़ देर इज़ अ फ्रीक्वेंट ड्यू। देखो बेसिकली ड्यू नहीं होना चाहिए। सच एन इफेक्ट कैन नॉट बी लिमिटेड एज ऑल द बॉल्स डू नॉट ओपन एट द सेम टाइम। जितनी भी आपकी बॉल्स है वो सारी एक टाइम पर ज़रूर नहीं ओपन होगी। सम बॉल्स
some open balls have to stay in the field 4 days. हो सकता है कुछ लेट भी हो जाती है, कुछ अर्ली हो जाती है, एंड सम टाइम इवन वीक्स इन केस ऑफ द हैंड। ओके, तो ये हो गया आपका हार्वेस्टिंग। अब ईल्ड की बात कर लेते हैं लास्ट हम। कॉटन ईल्ड्स डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैं आपको हर क्रॉप के लिए बोलता हूँ कि ईल्ड बेसिकली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करती है। विद द एडप्शन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोइंग क्रॉप cotton crop can give 50 to 60 quintal per hectare yield of कपास अंडर ड्रिप इरिगेशन। तो बेसिकली आपका कॉटन क्रॉप के बारे में हो गया है। थैंक यू वेरी मच।